प्रकार जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब आज के सेशन में हम लोग उसी के कड़ी में व्यंजनों के अन्य प्रकारों को समझेंगे। और हाँ, इससे पहले कुछ लोग का कमेंट भी आया था कि सर वर्णों की, हाँ रिंकू कुमार थे कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, आपने 44 ही बताया। तो वो शायद करके वीडियो को देख करके वो बताया, क्योंकि वहाँ पे हम लिखे थे कि व्यंजनों की मूल संख्या मैंने 33 लिखा था और 11 स्वर हो गए, तो उनको लगा कि शायद वो कुल वर्णों की संख्या है। तो वो उसके पहले वाली वीडियो देख लें तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आइए आज हम लोग देखते हैं व्यंजनों के अन्य प्रकार। यहाँ क्या हो रहा है? व्यंजन के अन्य प्रकार और नीचे दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यहाँ से व्यंजन के अन्य प्रकार। गुड मॉर्निंग। तो व्यंजन के अन्य प्रकार में देखिए कौन कौन से हैं अन्य प्रकार में। एक इधर घोषत्व के आधार पर, दूसरा प्राणत्व के आधार पर। तो ये आपका घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घोष, या इसी को क्या कहेंगे? सघोष, है ना? और दूसरा अघोष। सही बता रही हो ना? ठीक। अब देखिए घोष या सघोष क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, है ना, प्रत्येक वर्ग कौन सा? चौथा और पांचवा। ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण हैं, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। सभी वर्ग हैं। घोष या सघोष, प्रत्येक वर्ग कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब क्या बचेगा तब अघोष में? इसमें से कौन से बचा है? एक बचा है और दो बच गए। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। जैसे मान लेते हैं कि क, ख, ग, घ और ये अंग। तो इसमें पहला कौन सा है? ये है। दूसरा कौन सा है? ये है। तीसरा कौन सा है? चौथा और ये पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का, है ना, ये क वर्ग में है। किस वर्ग में है? क वर्ग में है ये। तो क वर्ग में ये पहला और जो दूसरा है, और फिर यहाँ से तीसरा से लेकर के पांचवा तक। तो जो पहला और दूसरा है इसको क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, है ना।
क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि अघोष और सघोष क्या है। तो अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और घोष या सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जैसे कह दिया जाए कि ज, ये जो ज लिखा है ना, ये ज घोष है कि अघोष है? कौन सा होगा? घोष हो जाएगा ना। यदि लिख दिया जाए म लिख दिया जाए तो ये कौन सा होगा? घोष ही होगा। यदि तो लिख दिया जाए तो अघोष। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला दूसरा घोष होगा, तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद प्राणत्व के आधार पर होगा, है ना। तो इसमें कौन कौन से होंगे? दो होंगे ना। कौन कौन से होंगे? दो ठो, अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। तो प्राणत्व के आधार पर यानी कह सकते हैं कि जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसके आधार पर, जहाँ पे थोड़ी सी वायु निकले वो अल्प प्राण, जहाँ पे अधिक वायु निकले या हमको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने के लिए जैसे लगे कि अधिक ताकत की आवश्यकता पड़ रही हो तो उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। ठीक है ना। तो ये प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो जाएगा? महाप्राण। ठीक ना। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है? कि जिसमें वायु थोड़ी सी कम मात्रा में निकले उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। जहाँ पे वायु अधिक मात्रा में निकले उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। यानी कह सकते हैं कि महाप्राण वाले वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें कुछ अधिक जैसे ताकत की आवश्यकता पड़ती है ना, उसको उच्चरित करने के लिए, बोलने के लिए। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? बताओ। अब प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? हाँ, प्रत्येक वर्ग का है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना। और महाप्राण में अब क्या बचा? दूसरा और चौथा बचा। ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, और फिर उसके बाद दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं च हो गया, ठीक है, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इ हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना। दूसरा और चौथा क्या है? च हो गया और झ हो गया। सॉरी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा है ना। हाँ ठीक, ये हुआ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये छ और झ, देखिए बोलिए, छ और झ, है ना। ऐसा लग रहा है कि इससे अधिक वायु मुख से निकले। च बोलने में थोड़ा सा कम लग रहा है, छ बोलने में अधिक और झ बोलने में भी अधिक लग रहा है। तो ये दोनों क्या हैं? ये महाप्राण हैं। और ये जो पहला और तीसरा और पांचवा है ना, पहला,
तीसरा और ये पांचवा, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ठीक ना? और सॉरी, हाँ, ये हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या रहेगा? महाप्राण रहेगा। इसको ऐसे याद ही करना है, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जब संस्कृत के बारे में आप जानेंगे तो उसमें एक सूत्र दिया जाएगा, इस सूत्र के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो सूत्र ही याद कर लीजिए, तो सब कुछ जो है कि आप खटाखट सब कुछ समझ जाएंगे, बता देंगे। लेकिन उस सूत्र को याद करने से पहले हमको महेश्वर सूत्र याद करना होगा, फिर महेश्वर सूत्र में जितने प्रत्याहार बनते हैं उन प्रत्याहारों को जानना होगा, तब उसके बाद उसकी जो है कि उपयोगिता हमको समझ में आएगी। ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही। जब कभी महेश्वर सूत्र के बारे में बताया जाएगा तब उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। अब उसके बाद देखिए एक और होता है व्यंजन में ही, जो कल मैंने बताया ही था कि द्विगुण व्यंजन है ना, द्विगुण व्यंजन, या इसी को उत्क्षिप्त कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें दो ठो आते हैं, कौन कौन से? हाँ, अंगा आता है, अंगा नहीं रहेगा जी, ये रहेगा ढ और र, ढ और र, है ना। जिससे पढ़ना में हड़ और ड़ हो जाएगा। ढ से ही क्या बन गया? हड़ बन गया, और अंगा वाले से क्या बन गया? ये ड़ बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है ना। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके दो नाम हैं, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। विकसित, हाँ, कह सकते हैं, चूंकि इनका विकास हुआ है ना, कि एक जो है कि वर्ड से ये बने हुए हैं दूसरे से, है ना। तो इनको उत्क्षिप्त और क्या बोलते हैं कि द्विगुण व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं पर विकसित भी कह दिया जाता है। ठीक है ना। और इसी में देखिए अल्पप्राण में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, ये अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ कौन कौन से व्यंजन है बताओ? हाँ, य व र, ठीक है। और उसमें नहीं मालूम है कौन कौन से व्यंजन है? हाँ, श, स और स, ह, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये क्या हो गए? उसमें हो गए। तो इनको उच्चारित करने के लिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ रही है। श, ह, स, ह लग रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे, है ना। किस में आएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। और जो अंतस्थ य, र, ल, व, ये आसानी से हो जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? अब अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं य, व, र, ल, और महाप्राण में कौन सा आता है? उसमें व्यंजन आएंगे, है ना, श, ख, स। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से आप लोग जान लेंगे। और ये अल्पप्राण क्या होता है कि जिसके उच्चारण के लिए हमें कम वायु की आवश्यकता होती है, या मुख से कम वायु निकालने की आवश्यकता होती है, उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। महाप्राण क्या होता है कि जिसके वर्णों के उच्चारण के लिए हमें मुख से अधिक वायु को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है कि जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। इसके अलावा अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे य, व, र, ल, और महाप्राण में आपका उसमी व्यंजन आ जाएगा श, ख, स, है ना। तो इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका उसमी व्यंजन भी आ जाएगा, उसमी व्यंजन, और यहाँ पर
आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ में कौन कौन से आ जाएंगे? य, र, ल और व। और उसमें में कौन कौन सा आएगा? स, श, तीनों स यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, सर ये उसमें व्यंजन और प्राण है, ये घोष और सघोष में भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, ये उसमें भी जो है कि चालू हो गया कि नहीं हो? चलिए, हाँ अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं ना। अच्छा, वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है कि मुख से, है ना, हम मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वह वर्ण किसी न किसी मुख के अंग या भाग से होकर के उच्चरित होता है ना, इसीलिए उसको उसका उच्चारण स्थान का नाम दिया गया। जैसे कि कोई भी वर्ण कहीं कंठ से उच्चरित होता है, तो कहीं तालु से होता है, तो कहीं मूर्धा से होता है, तो कहीं दांत से होता है, तो कहीं होंठ से होकर के होता है। तो ये उन वर्णों के क्या होते हैं? उच्चारण के स्थान होते हैं। ठीक ना, तो वर्णों को उच्चारण स्थान का मतलब कि हम मुख से, है ना, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण करते हैं वही स्थान उस वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब इसके लिए देखिए कुछ फार्मूले बताए गए, सूत्र बताया गया है, ये है ना, कुल 11 सूत्र हैं। कौन कौन सूत्र हैं? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, है ना, इसको याद करना होगा। याद हो जाएगा? इकट्ठा नहीं याद होगा, और धीरे 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 याद हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन में याद करिए। 11 फार्मूला 11 दिन में याद करिए। ठीक ना, जब एक बार याद कर देंगे हमेशा के लिए काम कर जाएगा, फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम बता देंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यशनाम तालु, ऋतु रसणाम मूर्धा, ऋतु लसनाम दंता, उपु पद्मा नियानाम ओष्ठौ, इयम मंगर्णनाम नासिका च, ए दयतो कंठ तालु, ओ दवतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, और नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 है। नासिका अनुस्वारस्य, वो जो लिखा हुआ है वो अ का ही प्रकार है ना, जो यश जैसा बना हुआ है जैसे लग रहा है, तो वो अ का ही एक क्या है? प्रकार है, उसको अ ही पढ़ा जाता है। तो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, अब देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकु का मतलब अ, और अ का 18 प्रकार, अ के 18 प्रकार आ जाएंगे। ठीक ना, बात समझ आए कि नहीं? अकु का मतलब क वर्ग में कौन कौन से? क ख ग घ अंगा, बहुत बढ़िया। ह का मतलब ह, फिर विसर्ग का मतलब जो विसर्ग है। ठीक है, तो अ और क वर्ग और ह और विसर्ग ये सभी कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं? कंठ से। ठीक है, देखिए फार्मूला याद किए तो कई चीज़ें आ गई। आपका अ हो गया, ठीक है, इसी में आ गया, फिर उसके बाद क वर्ग आ गया, ठीक, और ह आ गया, और फिर विसर्ग आ गया। ठीक है, ये चीज़ें। तो अ का उच्चारण स्थान, फिर अ के 18 प्रकार के उच्चारण स्थान, फिर क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, फिर ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ठीक है ना। अब दूसरा फार्मूला क्या है? इचु यशनाम तालुअ, ना, इचु यशनाम तालु। तो अब इचु यशनाम तालु मतलब ई हो गया आपका, ठीक है, और ये दीर्घ ई हो गया। इसमें भी आपके 18 प्रकार आ जाएंगे। ठीक ना, अब ये हो गया। अब उसके बाद चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग हो गया। अब इसके बाद य हो गया, है ना, क्या हो गया? य हो गया, और ये तालव्य स हो गया। इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है?
तालु से हो रहा है। इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। यानी कि ई फिर च वर्ग य और श और इनका सभी का उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। अब इसमें स्वर भी आ जा रहे हैं कि नहीं? अभी तो हमने व्यंजन को ही देखा, वो भी खासकर स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को हम लोगों ने कल उच्चारण के आधार पर भी देखा था, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने स्वरों को नहीं समझा था। तो यहाँ पर देखिए स्वर भी आ जा रहे हैं। तो इचु यशनाम तालु के अंतर्गत आपका ई यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, फिर उसके बाद आपका च वर्ग यानी कि च छ ज झ, य, फिर य और फिर श, है ना। ये कहाँ से आ जा रहे हैं? तालु से इनका उच्चारण हो रहा है। फिर अगला सूत्र क्या है कि रीटू रसड़ाम मूर्धा, रीटू रसड़ाम मूर्धा, है ना। तो रीटू का मतलब कि आपका ये हो गया री हो गया, है ना, ये री हो गया। फिर ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद षटकोर वाला स हो जाएगा। इनका उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से होगा। ये मूर्धन्य जो है कि वर्ण है, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों जी, बात समझ आ रहा है? हाँ, तो इसके भी देखिए 18 प्रकार होंगे ना। इसके भी क्या होंगे? 18 प्रकार होंगे। तो इसमें ये ह्रस्व हो गया, इसको दीर्घ बनाना है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मिटा के फिर से। ये देखिए ये हो गया आपका ह्रस्व हो गया, ठीक है, और ये देखिए दीर्घ हो गया। अंतर समझ में आया? ह्रस्व और दीर्घ, तो दीर्घ री और ह्रस्व री हो गया, ठीक है ना। अब इसके 18 प्रकार हो गए। ट वर्ग के सभी हो गए, ट ठ ड ढ और फिर र हो गया और श हो गया। ये कहाँ से उच्चारण होंगे? इनका मूर्धा से होगा। अब इसके बाद ऋतु लसनाम दंता, है ना, री। तो ये री में 18 प्रकार नहीं होगा, है ना। इस री में इसका 18 प्रकार नहीं होगा, इसका 12 प्रकार होगा। कितना प्रकार होगा? 12 प्रकार होगा। क्यों 12 प्रकार होंगे अभी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, इसी जगह कल बताया भी था कि बाद में बता देंगे। देखिए कि स्वर जो होते हैं ये ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। तो सभी स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं होते हैं। कुछ स्वर होते हैं जो तीनों में आते हैं, ह्रस्व में भी आएंगे, दीर्घ में भी आएंगे और प्लुत में भी आएंगे। कुछ ऐसे स्वर होंगे जो ह्रस्व में नहीं होंगे, दीर्घ में होंगे, प्लुत में होंगे। कुछ ऐसे स्वर होंगे जो दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व होगा और प्लुत होगा, ठीक। तो जो तीनों में आएंगे उनका 18 प्रकार हो जाएगा, जो 2 में आएंगे उनका 12 प्रकार हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि आपका जो अ है ना, ई है, उ है और री है, ये तीनों में आते हैं। यानी कि ह्रस्व भी होंगे, दीर्घ भी होंगे और प्लुत भी होंगे। लेकिन ये जो री होता है, ये जो री है, इसका केवल ह्रस्व ही होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। और ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, इनका सदैव दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो इसके भी 12 प्रकार बन जाएंगे, ठीक ना। अब कैसे 12 प्रकार बनेंगे मैं केवल वर्बली बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसके 3-3, जैसे अ हो गया, तो देखिए अ क्या है? ह्रस्व है। ये आ क्या है? दीर्घ है, इसी का बड़ा रूप हो गया। और ये हो गया प्लुत हो गया। तो ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लुत हो गया। अब इसके भी प्रत्येक के 3-3 भाग होंगे, ठीक ना। प्रत्येक के 3-3 भाग होंगे। तो इसके भी 3 भाग हो जाएंगे, इसके भी 3 भाग हो जाएंगे, इसके भी 3 भाग हो जाएंगे। क्रमशः उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये हो जाएगा, ठीक। और प्रत्येक के 2-2 भाग, प्रत्येक के इन तीनों के क्या होंगे? 2-2 भाग हो जाएंगे। फिर इसका क्या नाम होगा? तो ये होगा आपका अनुनासिक, अनुनासिक, प्रत्येक का हो जाएगा। और जो दीर्घ होंगे उनका 12 होगा, और जो केवल ह्रस्व होंगे उनका भी क्या होगा? 12 होगा। जो तीनों होंगे वो क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसलिए मैंने केवल बता दिया कि ये 18 होंगे, ये 12 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको केवल ये समझिए ऐसे, ठीक। तो ये आपका ऋतु रसनाम दंता में री का जो है कि आपका ये पूरा बरहो प्रकार हो गया। अब तू का मतलब त वर्ग में कौन से तथ तथा न, फिर उसके बाद ल आएगा कि नहीं, क्यों? और फिर उसके बाद क्या आएगा, स, है ना, ये वाला स। देखिए ये हो गया री तू ल स, इतना स हो गया। कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, दांत से। फिर उपु पद्मा नियनाम ओष्ठो, उपु पद्माना नियनाम ओष्ठो, है ना। तो ये उ और उ के 18 प्रकार है ना, यहाँ पे हमने लिखा ही था, ठीक। तो उ हो गया और उ हो गया, इसके कितने प्रकार होंगे, 18 प्रकार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद पावर पफ भ म, ठीक है। तो पफ भ म हो गया, कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं ये, ओठ से, ठीक है। अब उसके बाद है इयमंगड़ ना नाम नासिका च, यानी कि च का मतलब और नासिका का मतलब नाक। तो जो ये पंचमा अक्षर य म ण ड़ और न, ये कौन से है, नासिका है ना। तो ये नासिका और नासिका से भी इनका उच्चारण होगा। तो जो पंचमा अक्षर हैं, है ना, जो पंचमा अक्षर हैं वो कहाँ से उच्चारित होंगे, नासिका से। तो इनको अनुनासिक भी कह सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे कि इया हो गया, फिर म हो गया, फिर आपका अंग हो गया, फिर र हो गया और फिर ये न हो गया। ये सभी क्या कहलाएंगे, अनुस्वार कहलाएंगे, क्योंकि ये मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए ये अनुस्वार कहलाएंगे। फिर उसके बाद है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए दैतो यानी कि ए और आई, है ना, ए और आई। अब इसके 12 प्रकार हो जाएंगे, ठीक ना। तो ए और आई कहाँ से उच्चारित होंगे, हो जाएंगे, कंठ से नहीं, कंठ प्लस तालु से। कंठ तालु लिखा है ना, है ना। तो ये कहाँ से उच्चारित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंठ और तालु से। देखिए चूंकि ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं ना, ए आई क्या है, ये संयुक्त स्वर भी है। तो देखिए हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो ए है, एक किन दो स्वरों से मिलकर के बना है। तो अ और प्लस किससे, ई से। अ का उच्चारण स्थान लिखा है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ से और ई का उच्चारण स्थान तालु से। अब इन दोनों से मिल करके बना क्या, ए। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। बात समझ में आया। तो ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ प्लस तालु से। अब उसके बाद ओ दवतो कंठ ओष्ठम, ओ दवतो कंठोष्ठम। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ और औ, है ना, ओ और औ ये हो गए। ये भी क्या है, एक संयुक्त स्वर ही है ना। तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा, हो जाएगा, कैसे हो रहा, देखिए ओ। तो अ प्लस उ बराबर क्या बन गया, ओ बन जाता है। अ का उच्चारण स्थान, उ का उच्चारण स्थान, तो क्या हो गया, दोनों कंठोष्ठ हो गया, है ना। तो ओ दवतो कंठोष्ठम, ए दैतो कंठ तालु, ठीक। अब उसके बाद वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम, ठीक है, दांत और होंठ से।
कौन सा उच्चारण होगा वकारस में? व, है ना। व कहाँ से उच्चारित होगा? दंत और ओष्ठ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अ हो ये दंत प्लस ओष्ठ ये हो जाएगा। अरे हम तो सोचे कि धूप नहीं करेगा, लेकिन देख रहे हैं कि धूप भी कर दिया अच्छे से। चलिए, व का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ? दंत और ओष्ठ से हो गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों आया बात समझ में? दंत प्लस ओष्ठ से हो गया व का उच्चारण स्थान। अब उसके बाद है जीवामूल्यस्य जीवामूलम, है ना। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, इसके अंतर्गत जो है कि क और ख का जो जीवामूली होता है वो वर्ण आते हैं, है ना, क और ख में। इसको हम बाद में बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो यानी क के पहले ऐसा लगा हुआ यदि कोई चिन्ह मिल जाए तो ये जीवामूल्य से हो जाएगा, और ख के पहले मिल जाएगा तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मुख्य रूप से जीवा से होगा, है ना। जीवा मूलम यानी कि जीव के द्वारा ही, ठीक है ना। अब उसके बाद है नासिका अनुस्वार रस्य, है ना। नासिका अनुस्वार रस्य का मतलब कि जो अनुस्वार है ना, जो अनुस्वार है। तो अनुस्वार कौन से होते हैं? जैसे कि ये क्या है आपका? अनुस्वार है, यही ना अनुस्वार है। तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा? नासिका से होगा, हो जाएगा। तो इसका भी उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? नासिका से। अब यहाँ पर आपका जो इयम गणना नाम नासिका च, इनका भी कहाँ से उच्चारण हो रहा है? ये जो अनुस्वार है, यही अनुस्वार है ना। ये जो अनुस्वार लिखा है ये इसी का सिंबल है अनुस्वार। जैसे मान लेते हैं कि गांधी लिखना है, ये गांधी है ना, गांधी हो गया। तो ये गांधी में ये जो बिंदी लगा हुआ है यही क्या है? इसका अनुस्वार है। तो इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर नासिका से हो रहा है। तो ये जो था ये वर्णों का उच्चारण स्थान है ना। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान को आप लोग इस सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और सूत्र में आप लोग इसको आप लोग बैठा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले इसके पढ़ाया था कुचु टुतुपु एते उदित का मतलब कु वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। कु का मतलब क वर्ग, और चु का मतलब च वर्ग, और टू का मतलब ट वर्ग, और पु का मतलब प वर्ग, है ना। तो प वर्ग में सभी हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में जान जाएंगे तो इसको फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बना लेंगे ऐसे ही, ठीक ना। तो कभी हम उसके विषय में बता देंगे महेश्वर सूत्र के बारे में और प्रत्याहार उसके बनाने के लिए, तब उसके बाद हो जाएगा। जैसे कि अयूड़ ऋरिक होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर है ना, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, अड़, है ना। तो अयूड़, फिर उसके बाद री, री, क, ये हो गया, है ना। तो ये अड़ प्रत्याहार हो गया, यहाँ से चलेंगे तो अड़ प्रत्याहार हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो अक प्रत्याहार हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए ये यही महेश्वर सूत्र है। अयूड़ ऋरिक एवं अयौ छवरट लड़ यम गणनम जबई गणदस जबगरदस खप चटत चटतौ कपई ससर हल, ये क्या है? जो है कि महेश्वर सूत्र है ना। तो जब महेश्वर सूत्र आप पढ़ेंगे तो अब देखिए अयूड़ हो गया, ऋरिक हो गया, तो अ ई उ री री हो गया, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं? अ ई उ, अच्छा चलिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अ ई उ री री, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके जो अंतिम वर्ण होते हैं, ये जो अंतिम वर्ण है इसको इस संज्ञक वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्याहार बनाते समय इनका जो है कि लोप हो जाता है। चलिए अ ई उ री और री हो गया, है ना। तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए, अ हो गया, ठीक, ई हो गया, री हो गया, री हो गया, लास्ट में उ कर दीजिए, जो उ है उसको लास्ट में कर दीजिए, है ना। तो देखिए ये कंठ हो गया, ये आपका तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, ये क्या हो गया? दंत हो गया, ये क्या हो गया? होस्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद तो इसका एक ये तरीका है इन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का, तो इसके विषय में हम बाद में बता देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है।
और कल हो सकेगा तो बंद रहेगा, परसों इलेक्शन है, इलेक्शन है ना परसों, तो इलेक्शन में तो ऐसे ही बंद रहेगा। वोट करोगे कि नहीं करोगी? नहीं, वोट करना देखिए सबका अधिकार है और सबको करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका वोट बर्बाद ना होने पाए, ये नहीं कि हम घर में बैठे रह जाए वोट न करें, वोट करना ही है, करना है हर हाल में। और नहीं मिल पा रहा है पर्ची तो भी आप कहिए कि भाई हम जो है कि बिल्कुल बालिग हैं और हमारे पास आधार कार्ड है, ठीक है। करे क्यों नहीं होगा, वहाँ पे जाने पर, बूथ पर जाने पर सब हो जाएगा काम। अरे वहाँ पर हो जाएगा जी, बूथ पे जाना क्यों नहीं होगा, आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड से सब कुछ हो जा रहा है। आधार कार्ड वो समझिए कि आपका सॉफ्टवेयर है, ये पूरा शरीर है, आधार कार्ड हमारा सॉफ्टवेयर है, सब कुछ उसी में है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आज के सेशन बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग को एक बार फिर से नमस्कार।